नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफ सच अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल और वो रिवीजन मॉड्यूल में हम लोग मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। उसके पिछले लेक्चर में हमने लीडरशिप के बारे में बात की थी, उसके टाइप्स और उसके कुछ और डिस्कशन किया था। लास्ट में हमने कैरिज्मेटिक लीडरशिप देखा था। आज हम कुछ और टॉपिक्स जैसे ग्रुप बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड टीम बिल्डिंग ये सारे देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कॉमन है, तो एटीट्यूड और वैल्यूज़ वाला जो टॉपिक है ये एथिक्स में कॉमन टॉपिक है। फिर भी हम लोग इसको थोड़ा-सा देख लेंगे यहाँ पे। बाकी एथिक्स वाले और इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप बिहेवियर। अब ग्रुप बिहेवियर होता क्या है? ग्रुप क्या होता है सबसे पहले तो कि ग्रुप कलेक्शन ऑफ 2 और मोर पीपल एट अ प्लेस विद कॉमन ऑब्जेक्टिव, है ना? कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का जो समूह होगा उसको ग्रुप कहेंगे। अकॉर्डिंग टू बिहेवियर दीस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, है ना? जो ग्रुप में जो लोग इंक्लूडेड होते हैं उसमें 4 तरीके के लोग हो सकते हैं, 4 टाइप्स ऑफ पीपल। उसमें पहला है कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, दूसरा इंडिविजुअलिस्टिक हो सकते हैं, कोऑपरेटर्स हो सकते हैं और इक्वलाइजर्स हो सकते हैं। अब कॉम्पिटिटर्स कौन है? जिसमें कॉम्पिटिशन की भावना होगी, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होगा। इंडिविजुअलिस्टिक कौन हो सकते हैं? जो पुट फॉरवर्ड इंडिविजुअलिस्टिक आउटलुक, है ना? सेल्फ का या फिर इंडिविजुअल का आउटलुक जो देखते हो। फिर कोऑपरेटर्स हो सकते हैं जिनकी कोऑपरेटिव अप्रोच होती है और इक्वलाइजर्स क्या? जो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप देखें तो कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स ये कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन, कॉमन पर्पस, कलेक्टिव आइडेंटिटी और इंटरडिपेंडेंसी, है ना? सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखें तो ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस, ये देखो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए 5 नंबर में ये पूछ सकता है। तो ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? ये टकमैन और रॉबिन्स के द्वारा दिया हुआ एक प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेजेस होती हैं, है ना? कौन-कौन सी स्टेजेस हैं? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। अब ये 5 स्टेजेस में क्या-क्या होता है? पहले तो आप 5 स्टेजेस के नाम ध्यान रखना। फिर फॉर्मिंग मतलब जैसा कि नाम है वैसा ही, इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज है ये कैरेक्टराइज्ड बाय मच अनसर्टेनिटी अबाउट पर्पस, स्ट्रक्चर एंड लीडर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप फॉर्म होने की बात चल रही है और धीरे-धीरे उसका स्ट्रक्चर डेवलप करने की बात चल रही है। उसके लीडर की भी अभी शॉर्ट डिसाइड नहीं हुआ है कि लीडर कौन होगा। फिर स्टॉर्मिंग के टाइम पर क्या होगा? ये सेकंड स्टेज है और ये कैरेक्टराइज़्ड होती है किससे? इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट से। क्योंकि अभी तक क्लैरिटी ऑफ रूल्स नहीं आई है, सबके बिहेवियर में अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर नॉर्मिंग है, तो ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ होने लगती हैं जब ग्रुप बन रहा है, फॉर्म हो रहा था, फिर स्टॉर्म हुआ, फिर नॉर्म हुआ, मतलब अब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो रही। थर्ड स्टेज है ये कैरेक्टराइज्ड बाय क्या? क्लोज़ रिलेशनशिप एंड कोहेसिवनेस बिटवीन ग्रुप मेंबर। जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे वो क्लोज़ रिलेशनशिप में होंगे और कोहेसिवली वर्क करेंगे। फिर परफॉर्मिंग मतलब इसमें टीम वर्क आ जाएगा, टास्क अकम्प्लिशमेंट की बात आ जाएगी। इस टाइम पर प्रोडक्टिविटी जो होगी वो अपने पीक पर होगी। फिर एडजर्निंग, एडजर्निंग मतलब क्या हुआ? स्थगन, स्थगन का मतलब लास्ट में जब ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया, तो जो भी मेंबर्स होंगे ग्रुप के वो अपने-अपने डिपार्टमेंट में वापस चले जाएँगे। इस प्रोसेस में एडजर्निंग वाले जो प्रोसेस है, स्टेज है, उसमें फीडबैक और डिस्पर्जन होता है, ठीक है? मतलब डिस्पर्स कर दिए जाएँगे मेंबर्स एंड देन दे कैन गो टू देयर ओन डिपार्टमेंट। फिर कुछ टाइप्स हैं ग्रुप के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में कुछ चर्चा की थी। अब फॉर्मल ग्रुप की बात करें, तो फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखी थी। ठीक है? तो फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? ये इंटेंशनली जो बनाया हुआ ग्रुप होगा, उसको फॉर्मल ग्रुप बोलेंगे। अब ये कितने तरीके के हो सकते हैं? जैसे कमांड ग्रुप हो सकता है, टास्क ग्रुप हो सकता है, कमिटी ग्रुप हो सकता है। ठीक है? कमांड ग्रुप क्या होगा? परमानेंट ग्रुप होगा, जिसमें मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, लगभग हायर या मिडल लेवल के मैनेजमेंट के लोग होंगे। ये रेगुलरली मिलेंगे फॉर जनरल एंड स्पेशल इश्यूज, डिस्कशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? ये कमांड ग्रुप होगा, है ना? 4-5 लोग जो भी हायर अथॉरिटी में इन्वॉल्व हैं या फिर जो मैनेजरियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो ये ग्रुप बनाएंगे। फिर टास्क ग्रुप होता है, वो टेम्परेरी ग्रुप होता है। इसमें कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, उसके लिए बनाया जाता है। इसमें कोई हायरार्की सिस्टम की बाउंड्री नहीं है, कोई डिपार्टमेंट की बाउंड्री नहीं है, इंटर डिपार्टमेंटल ये हो सकता है। उसके अलावा कमिटी ग्रुप होता है, तो ये इट सेट्स अप फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, है ना? कोई भी स्पेसिफिक, जैसे आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में पता होगा, है ना? पार्लियामेंट में कमिटीज बनती है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। ये टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। पार्लियामेंट की ज़्यादातर जो कमिटीज़ है वो देखो 1 साल तक का उनका टेन्योर रहता है। कुछ परमानेंट कमिटीज़ भी हो सकती हैं। मेंबर्स कैन बी फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड, है ना? मेंबर्स उसके खुद के ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकते हैं और बाहर के भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये तो फॉर्मल ग्रुप्स के टाइप है। फॉर्मल ग्रुप्स कौन-सा होगा? जो इंटेंशनली बनाया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हो सकते हैं और बाहर के भी मेंबर्स हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। तो फॉर्मल ग्रुप के अगर कुछ फीचर्स पूछ ले तो आप इन्हीं में से निकाल सकते हो। फिर इनफॉर्मल ग्रुप है, तो ये ऑटोमैटिकली बनता है। क्यों बनता है? ये सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए। जैसे कि कौन-कौन से टाइप्स इसके हो सकते हैं? फ्रेंडशिप ग्रुप हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, रेफरेंस ग्रुप हो गया, मेंबरशिप ग्रुप हो गया और क्लीक्स, है ना? ये क्लीक्स वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखते हैं। फ्रेंडशिप ग्रुप तो कौन से हो गए? जिनका कॉमन व्यू है, सिमिलर थॉट प्रोसेस है, सिमिलर एज ग्रुप है ना? फिर इंटरेस्ट ग्रुप कौन-सा होगा? जिसमें कॉमन इंटरेस्ट है, एग्जांपल स्पोर्ट्स, म्यूजिक एटसेट्रा, है ना? रेफरेंस ग्रुप कौन-सा होगा? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिज़नेस क्वालिफिकेशन सिमिलर होगी। मेंबरशिप ग्रुप होंगे, मेंबर्स हू सब्सक्राइब टू अ ग्रुप, जैसे आप कोई जिम की मेंबरशिप लेते हो तो इस टाइप के जो ग्रुप होंगे वो मेंबरशिप ग्रुप होंगे। फिर क्लीक्स क्या होते हैं? ये स्मॉल ग्रुप होता है 5 से 6 लोगों का जिनका इंटरेस्ट सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो तो एथलीट्स हैं मान लो, जो एथलीट्स हैं मान लो अभी ओलंपिक गेम्स होंगे वहाँ पर जा करके
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगी, है ना, वहाँ पर बहुत दिनों तक एथलीट्स रहेंगे, तो अपने अपने ग्रुप्स बना लेंगे थोड़े थोड़े 5-5 6-6 लोगों के, तो वो क्लीक्स कहलाएंगे जिनके सेम इंटरेस्ट है ना। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, कैन मेक मेंबर्स आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी ये मेंबर्स बना सकते हैं, एंड ग्रुप हैव इट्स ओन, उनका अपना सोशल नॉर्म होता है। तो ये क्लीक्स वाला जो है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। बाकी फ्रेंडशिप ग्रुप कोई पूछेगा पूछेगा नहीं, पर आपको नाम तो सारे ही ध्यान होने चाहिए, पर ये सब आपसे कोई पूछेगा तो आप लिख सकते हो। क्लीक्स थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फिर कुछ डिफरेंसेस देखे अपन फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप में। तो फॉर्मल तो देखो हमने देखा कॉन्शियसली बनाया था, इनफॉर्मल कैसे, ऑटोमेटिकली बना हुआ है। फॉर्मल के पहले एक बार देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है फॉर्मल ग्रुप का, तो अकम्प्लिश सम टास्क, है ना, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया या जनरल टास्क के लिए बनाया, तो वो फॉर्मल ग्रुप है। लार्जर ग्रुप होता है ये स्टेबल और परमानेंट होता है। कम्युनिकेशन इसमें हॉरिजॉन्टल भी होती है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन भी होती है जबकि ये कम्युनिकेशन भी होती है। फिर फॉर्मल लीडरशिप होती है, इसमें अथॉरिटी कम्स विद पोस्ट, पोस्ट के साथ में ही अथॉरिटी आती है। इनफॉर्मल ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली बनता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। कंपैरेटिवली ये फॉर्मल ग्रुप से छोटा होता है, अनस्टेबल और टेम्परेरी होता है। नो सीक्वेंस और एनी डायरेक्शन और ग्रेप वाइन पैटर्न, है ना, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। और इस पर्टिकुलरली जो सीक्वेंस नहीं होने वाली चीज के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, ग्रेप वाइन पैटर्न इसको बोलते हैं, है ना। ग्रेप वाइन पैटर्न वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, टाइम होता है तो हम लोग उसको थोड़ा और समझते हैं। फिर इनफॉर्मल लीडरशिप है और इसमें पर्सनल अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में हो गया। फिर जो हमारे टॉपिक दिया हुआ है ग्रुप बिहेवियर की, तो अब देखो ग्रुप बिहेवियर क्या होगा, जो दो और दो से ज्यादा लोगों ने जो ग्रुप बनाया था उसमें कुछ सिमिलर गोल्स था, तो ये जो ग्रुप है ये बिहेव इन द सेम मैनर, है ना, ये जो ग्रुप है वो सेम मैनर में बिहेव करता है और उसी को हम ग्रुप बिहेवियर बोलते हैं। इसमें कुछ की फैक्टर्स हैं जैसे कि ग्रुप लीडरशिप हो गया, कोहेसिवनेस हो गया, मेंबर्स मोटिवेशन, ग्रुप नॉर्म्स, इंडिविजुअल रोल, एनवायरमेंटल फैक्टर और टास्क। अब एक एक करके देखें इनको। तो ग्रुप लीडरशिप क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ दीज विच हेल्प्स ग्रो अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, है ना। इसमें जो परफॉर्मेंस ऑफ दीज एड्स नहीं है, ये एक्ट्स है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ दीज एक्ट्स which help those acts which help in group achieve its objective। फिर cohesiveness है, the members of group interact and cooperate, they are united and work together। मेंबर्स मोटिवेशन की बात हुई तो प्रॉपर मोटिवेशन कैन एश्योर दैट ग्रुप्स विल वर्क टुगेदर, मोटिवेशन देंगे तो ग्रुप अच्छे से साथ में काम करेगा और एवरीवन विल डू देयर पार्ट। ग्रुप नॉर्म्स है तो ग्रुप जब बनेगा तो उसके कुछ कोड्स बन जाएंगे, कुछ संहिता बन जाएंगी और कुछ प्रैक्टिसेस डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिकली ही। फिर इंडिविजुअल रोल है तो स्पेसिफिक रोल टू अचीव गोल्स, इंडिविजुअल का भी चाहे ग्रुप बन गया कलेक्टिव रोल हो पर फिर भी इंडिविजुअल का रोल भी एग्जिस्ट करता है। फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनसे इफेक्ट पड़ता है ग्रुप बिहेवियर पे। फिर टास्क होती है ना, टास्क भी देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क गिवन टू अ ग्रुप, जैसे कि एडिटिव टास्क होती है जिसका परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल, है ना, कलेक्टिव एफर्ट होता है। कंजक्टिव टास्क होती है जो लेस टैलेंटेड मेंबर्स होते हैं उसको कुछ टास्क दी जाती है, और डिसकंजक्टिव टास्क होती है वो जो मोस्ट टैलेंटेड मेंबर होता है ग्रुप को उसको कुछ टास्क दी जाती है। तो ये याद रखना है आपको, ज्यादा से ज्यादा ये इस पे ध्यान देना है, और ये ऊपर वाले हैं इनको एक बार रीड आउट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर इंडिविजुअल बिहेवियर जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें अब ग्रुप बिहेवियर देख लिया, तो इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होगा, रिएक्शन एंड रिस्पांस ऑफ अ पर्सन इन अ गिवन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना। जब ग्रुप बन रहा है, ग्रुप का कॉमन जो ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए जो ग्रुप बन रहा है वो सिमिलरली बिहेव कर रहा है तो वो ग्रुप बिहेवियर हो गया। और इंडिविजुअल के जो रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज होते हैं इन अ गिवन एनवायरनमेंट वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर होते हैं। इट इज डिटरमाइंड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनालिटी, एक्सपीरियंस एंड आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। फैक्टर्स ऑफ इसमें फैक्टर्स देख लें इसके इंडिविजुअल बिहेवियर के, तो कुछ पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल हो सकते हैं। पर्सनल की बात करें तो बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे फिजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फिजिकल क्वालिटीज हो गई, जेंडर, एबिलिटी, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीजें हो गई। फिर लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो तो जैसे कि हो गए पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल हो सकता है। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंसेंटिव के लिए स्कीम बनाई हुई है कि नहीं, टाइप ऑफ लीडरशिप क्या है, फ्री रेन तो नहीं है, ऑटोक्रेटिक तो नहीं है, और अलग अलग मतलब जो भी अपन ने लीडरशिप की टाइप्स पढ़ी थी। फिर वर्क रिलेटेड बिहेवियर, ये सारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं। फिर कुछ मॉडल्स हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के, ये भी बिल्कुल सेल्फ अंडरस्टूड हैं पर आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। मैं आपको वहां पर फिर भी वापस से बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ वहां पर आपको ये जो चीजें हैं ना ये याद आ जाएंगी, फिर भी ये याद नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो ये छोटे सब्जेक्ट पढ़ने का या रिवाइज करने का कंसेप्ट यही होता है कि आप है ना सिर्फ हेडिंग हेडिंग भी रिवाइज करके जाओ ना लास्ट टाइम पे, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कोशिश यही करना कि आप ऊपर ऊपर से हेडिंग हेडिंग भी रिवाइज करके जाओगे, और वो हेडिंग रिवाइज करने में आई विल टेल यू, अगर मतलब हमने जो नोट्स बनाए हैं वो आप नोट्स लेकर के सिर्फ हेडिंग रिवाइज कर दो ना, तो मैं कह रहा हूँ 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, है ना, फॉर वन सब्जेक्ट। चलो मॉडल्स देखते हैं हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर के, जिसमें रैशनल और इकोनॉमिक मैन का मॉडल होता है जो कि मोटिवेटेड होते हैं किससे, मॉनिटरी इंसेंटिव से। फिर सोशल मैन का जो मॉडल होता है उसमें अफेक्टेड बाय एंड गाइडेड बाय सोशल नीड्स एंड नॉर्म्स, जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी में जिसको
ज़्यादा रहने की वो रहती है, ललक रहती है, वो सोशल मैन कहलाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल मैन कौन होता है? फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। इसने अपना सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ही दे दिया है और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्निशन मिलेगा वो उसको अच्छा लगेगा और उसकी नीड्स भी ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैन कौन होता है? इसमें ये मैन होता है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है और मूव्स फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी। ठीक है, ये धीरे-धीरे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चला जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स मैन क्या है? जिसका अनस्टेबल बिहेवियर हो और ये सिमिलर सिचुएशन में ही कई बार अलग-अलग बिहेवियर शोकेस करता है। तो ये 4-5 मॉडल्स हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के। फिर देखो हम बात करते हैं एटीट्यूड की। अब एटीट्यूड जनरल जो सेंस में हम लोग देखते हैं, उस एटीट्यूड का क्या मतलब होता है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो जनरल सेंस में एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स और डिस्क्रिप्शन है अबाउट मोटिव्स, अबाउट पीपल और अबाउट एनी इवेंट। व्हाट वी फील अबाउट अ पर्सन, थिंग, इवेंट एक्सेट्रा इज अ साइन ऑफ आवर एटीट्यूड। ठीक है, हम पॉजिटिव फील करते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव फील करते हैं जैसे कि अगर मैं कहता हूँ दैट आई लाइक माई जॉब, इट मीन्स दैट आई एम एक्सप्रेसिंग माई एटीट्यूड टुवर्ड्स द जॉब, है ना। और इधर आई कैन से आई कैन एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माई जॉब। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एटीट्यूड जो है एक्वायर्ड होता है, इनेट नहीं होता है, जन्म के साथ नहीं आता है, ये जीवन के एक्सपीरियंसेस के साथ एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड हैज एन ऑब्जेक्टिव और एम अबाउट पर्सन, थिंग और इवेंट, डेफिनेशन से लिया। एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, ये ऑलरेडी नोन चीज है, रिलेटिवली स्टेबल फिनोमेना है। देन परसेप्शन, परसेप्शन एटीट्यूड से थोड़ा सा स्टेबल फिनोमेना है परसेप्शन, क्योंकि इंसान का बदलता रहता है। इसमें कुछ टाइप्स और कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स की बात करें तो कॉग्निटिव एटीट्यूड हो सकता है, इफेक्टिव एटीट्यूड और बिहेवियरल एटीट्यूड होता है। अब कॉग्निटिव में क्या होगा? कॉग्निटिव हमने जब बिहेवियर देखा था तब हमने देखी थी नॉलेज और बिलीफ के बारे में जो इन्वॉल्व करता है एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड, वो कॉग्निटिव एटीट्यूड होगा। इफेक्टिव एटीट्यूड क्या होगा? इन्वॉल्व्स इमोशन, फीलिंग्स टुवर्ड्स पीपल और ऑब्जेक्ट। और जो बिहेवियरल एटीट्यूड है इन्वॉल्व्स एक्शन टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। फिर ह्यूमन एटीट्यूड कैन चेंज बाय फॉलोइंग मीन्स, जैसे कि बाय प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, थ्रू फियर एंड पनिशमेंट, बाय रिमूविंग डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और बाय प्रोवाइडिंग पार्टिसिपेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं? ह्यूमन एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। या मैनेजमेंट की बात हो रही है तो हम लोग वर्कर्स का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या-क्या हो सकते हैं? तो ये सारी बातें हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, चाहे वैल्यूज़ में हो, चाहे एटीट्यूड में हो। सोशल लर्निंग हो सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट्स या पर्सनैलिटी रिलेटेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे अलग-अलग लोगों के कॉन्टैक्ट में आना, तो अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ को आप देखोगे तो उससे आपके एटीट्यूड के फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। वैल्यूज़ जो टॉपिक है, वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ डिफाइंड एज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ एंड मीन्स ऑफ अचीविंग देम, है ना? जो पर्पस होंगे और उनको अचीव करने का जो मीन्स है, वो वैल्यूज़ लगभग मानी जाती हैं। वैल्यूज़ आर जजमेंटल एलिमेंट्स, वैल्यूज़ को हम लोग मानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वैल्यूज़ आर मोस्ट सेंट्रल टू द कोर ऑफ अ पर्सन, जो बिल्कुल डीपली एनग्रेव्ड होती हैं। दे आर रिलेटिवली परमानेंट एंड रेजिस्टेंट टू चेंज। दे प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी। फिर वैल्यूज़ एक्सीड स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस, है ना? ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से परे होती हैं। वैल्यूज़ आर पार्ट ऑफ कल्चर और part of culture. Each society has its own culture and individual molds himself according to that cultural needs. Values are such ideals which are transferred from generation to generation through specific groups and institutions. आपको पता है हमने एथिक्स का जब पहला लेक्चर किया था तो हमने बात की थी वैल्यू इनकलकेशन की, है ना? कैसे फैमिलीज से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से और सोसाइटी से। तो सिमिलर ही टॉपिक है। टाइप्स और कुछ हम लोग फैक्टर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो टाइप्स की भी हमने बात कर ली थी। टर्मिनल वैल्यूज होती हैं या वैल्यूज एज एन एंड होती है या साध्य मूल्य होते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज या वैल्यूज एज अ मीन होती है जो साधन मूल्य होते हैं। टर्मिनल वैल्यूज में क्या है? जो फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ जो पर्सन अचीव करना चाहता है, चाहे फ्रीडम, इक्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, विजडम, ऐसी-ऐसी चीज़ें। फिर वैल्यूज़ एज़ अ मीन क्या हो सकता है? ऐसी वैल्यूज़ जिनका इस्तेमाल करके हम एंड वैल्यूज़ तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है? पोलाइटनेस हो सकता है, लविंग, ओबीडिएंट, रिस्पॉन्सिबल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैल्यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं? फैमिली, जो अभी मैंने बताया, फैमिली हो सकता है, सोशल लाइफ, कल्चर, लाइफ एक्सपीरियंस, पर्सनल फैक्टर्स। और इसी की अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस में देखो, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड एंड मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, इट इन्फ्लुएंसेस द मैनेजर्स एंड वर्कर्स कैपेसिटी, इट अफेक्ट्स द परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, वैल्यूज अफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। तो आई होप ये सेल्फ अंडरस्टूड है। थोड़ा सा ये फास्ट हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि टाइम ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ये लेक्चर्स बचे हुए ही हैं, तो इसलिए। फिर हम लोग देखो कुछ टॉपिक और छोटे-छोटे हैं, जैसे कि टीम बिल्डिंग। अब टीम बिल्डिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग इंडिविजुअल एफर्ट्स इनटू कलेक्टिव एफर्ट्स। इंडिविजुअल एफर्ट क्या होगे? इंडिविजुअल जो काम करेगा वो इंडिविजुअल एफर्ट होगा, उसको कलेक्टिव एफर्ट में बदलने का जो काम है, वो टीम बिल्डिंग के प्रोसेस को बोला है ना? फॉर अचीविंग स्पेसिफिक गोल। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हो सकते हैं, तो इट्स गोल इज़ टू परफॉर्म कलेक्टिवली, पॉजिटिव सिनर्जी होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी होगी, स्किल्स होंगी जो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होंगी। फिर देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग मेंबर्स और पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टीम और ग्रुप के बीच में हम लोग आगे डिफरेंस एक देख लेते हैं। हाँ, यहीं पर है। टीम देखो, टीम और ग्रुप के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे आप ऊपरी तरीके से देखोगे तो डिफरेंस नजर नहीं आएगा, पर टीम क्या है? इसमें फ्यू मेंबर्स होते हैं, जबकि ग्रुप किसी भी साइज का हो सकता है। टीम में जो परफॉर्मेंस एज एन इंडिविजुअल एंड टुगेदर है, जबकि ग्रुप में क्या है? ओनली पर्सनल परफॉर्मेंस है। टीम्स आर इंटरडिपेंडेंट इन देयर गोल सेटिंग, जबकि ग्रुप में क्या है? गोल सेटिंग इज डन बाय मैनेजर्स।
फिर टीम में दे हैव इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, और ग्रुप में ओनली इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है। टीम में पॉजिटिव सिनर्जी है और ग्रुप में जो है नेगेटिव सिनर्जी है, जबकि टीम क्या है, मेंबर्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, एक तरीके की स्किल्स होती है, और ग्रुप में तो बहुत डिफरेंट और रैंडम तरीके के लोग ग्रुप बना लेते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल हमने ग्रुप्स देखे थे। फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इसके देखो डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, पर टीम बिल्डिंग प्रोसेस है, इसमें क्या प्रोसेस है ये देखने हैं अपन को। डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिलेक्शन है, फिर डिजाइन एक्टिविटीज़ हैं, आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स है, ट्रेनिंग है, मॉनिटर टीम एफर्ट्स है, और फिर इवैल्यूएटिंग टीम आउटपुट है। तो ये एक तरीके से इस तरीके से चलता है। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स मतलब जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीम फॉर्मेशन शुड बी क्लियरली डिफाइंड सो दैट मेंबर्स रिमेन अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्टिंग क्वालिफाइड एंड efficient members for the team। डिजाइनिंग एक्टिविटी है, डिटरमाइन द रोल ऑफ टीम मेंबर्स टू अचीव द गोल। फिर आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स एंड असाइनिंग देम टास्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, है ना, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही उनको टास्क दिया जाएगा। ट्रेनिंग कराएंगे, इम्पार्ट स्पेशल स्किल्स, कोई स्पेशल प्रोग्राम आया है, चाहे आप गवर्नेंस में भी देखोगे तो कुछ अलग स्कीम्स आती हैं या फिर कुछ अलग वो आते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर मॉनिटर करते हैं टीम एफर्ट्स को टू सुपरवाइज द एफर्ट्स ऑफ टीम मेंबर्स, और लास्ट में क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे टीम आउटपुट को कि जो रिजल्ट हमको चाहिए था वो मिला है कि नहीं मिला। फिर कुछ एसेंशियल कंडीशंस हो सकती हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं टीम के। तो एसेंशियल कंडीशन फॉर इफेक्टिव टीम बिल्डिंग क्या हो सकती है, मैनेजर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स द टीम वर्क। टीम मेंबर्स मस्ट हैव द नेसेसरी स्किल्स और एबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू देम। फिर टीम मेंबर्स शुड हैव क्लैरिटी ऑफ देयर ओन रोल, जो हमने पीछे बात करी ली। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम मस्ट बी मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यही टीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही था, इसीलिए बनाई थी। देयर शुड बी सूटेबल रिवार्ड सिस्टम टू मोटिवेट टीम मेंबर्स। फिर अपन बात करें टाइप्स ऑफ टीम्स, तो इसमें भी 3 ये टीम्स हैं, आप एक बार इसको रीड आउट अच्छे से कर लेना, मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है, सेल्फ मैनेज टीम है, और फंक्शनल टीम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो 5 से 12 मेंबर, अब मुझे खुद को भी नहीं पता ये किसने लिखे हैं और क्यों लिखे हैं, तो आप चाहो तो लिख देना, है ना, मैंने किसी बुक में पढ़े थे। 5 से 12 मेंबर्स हैं। दे आर पर्सनस वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट इन विच प्रॉब्लम इज देयर। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है, कोई एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रही है, जहाँ पर प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए टीम काम कर रही है। टीम मेंबर्स मीट फॉर सम टाइम टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स, जैसे कि क्या, प्रोडक्ट क्वालिटी, वर्क एफिशिएंसी, इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशन, और फिर ये सजेशंस देते हैं किसको, मैनेजर को। फिर कुछ सेल्फ मैनेज टीम होती है, ये हाईली मोटिवेटेड टीम होती है जो टेक्निकल टास्क परफॉर्म करती है। टीम कंसिस्ट ऑफ पर्सनस हैविंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटीज। इसके फीचर्स में देखें तो दे कोऑपरेट इन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप फंक्शंस, दे सेट देयर ओन गोल एंड ऑब्जर्व देयर ओन एक्शंस, एंड दे देमसेल्व्स प्लान, कंट्रोल एंड इंप्रूव देयर वर्क मेथड। तो ये बेसिक सेल्फ मैनेज टीम है। फिर फंक्शनल टीम लास्ट में देखें तो इन दिस टीम आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, जैसे कि आपको पता है फाइनेंस की अलग टीम होगी, मार्केटिंग की अलग, एडवर्टाइजिंग की अलग, सेल्स की अलग। ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में ये ऐसा देखा गया है, पर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखोगे तो अलग अलग टीम्स हैं। फिर दे आर रन बाय डिफरेंट मैनेजर्स, ये इनकी जो हायर अथॉरिटी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मोटिवेशन थ्योरीज। 2-3 लेक्चर्स और हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा, आई होप आधा 1 घंटे में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।